हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन गाइड टू सक्सेस। तो काफ़ी कैंडिडेट्स ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है इस साल के ये आरआरबी और आईपीएस एग्जाम्स के लिए। तो मैंने लास्ट वीक जब आरआरबी की वीडियो डाली थी तो कैंडिडेट्स ने काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेस दिए, काफ़ी उन्होंने डाउट से पूछा। तो आज मैं इस वीडियो में आईपीएस पीओ और क्लर्क के बारे में बात करूँगा कि कैसे आरआरबी के ही साथ साथ उसी तैयारी में आप इन दोनों एग्जाम्स को भी क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि अगर दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, कैसे आपको चारों एग्जाम्स को कैसे आप चारों एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो एक ही बार में। और अपने बारे में मैं पहले बता दूं कि मैं ललितेश कुमार, मैंने आईपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क और एफसीआई जैसे एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं। इनमें से आरआरबी पीओ और क्लर्क और आईपीएस क्लर्क मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और आईपीएस पीओ मैंने 2 अटैम्प्ट्स लिए थे। तो चलिए, अपने बारे में काफ़ी हुई। तो अपने एक्सपीरियंसेस से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए कि आपकी फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। आपकी इसी साल में चारों एग्जाम्स आप निकाल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहले बात कि सिलेबस वाइज कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सिलेबस आपकी जो आरआरबी के सिलेबस की आप तैयारी कर रहे हो वही सिलेबस आईपीएस की भी है। हाँ, डिफरेंसेस क्या है, तो प्रीलिम्स में आईपीएस में इंग्लिश ऐड हो जाती है। तो जिनका नॉन हिंदी बैकग्राउंड रहा है उनको थोड़ी सी स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, क्योंकि उनका कभी भी इंग्लिश से ताल्लुकात नहीं हुआ होता है। तो उनको थोड़ी सी स्टार्टिंग में दिक्कत हो जाती है। इसलिए काफ़ी नॉन हिंदी बैकग्राउंड वाले आरआरबी ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि प्री में इंग्लिश रहती नहीं और मेंस में ऑप्शन रहती है इंग्लिश हिंदी। तो ये एक मेजर अंतर है। प्लस आपके लेवल, आरआरबी का लेवल थोड़ा ईजी रहता है और आईपीएस का लेवल थोड़ा ऊपर। अब लेवल कंपैरिजन में कह सकते हैं कि आरआरबी पीओ पीओ का जो इजी पेपर रहता है वो आप आईपीएस क्लर्क का पेपर बोल सकते हैं। हाँ, ठीक है। और मतलब लेवल का आइडिया आप लगा सकते हैं इससे। और तीसरा, पोस्टिंग की काफ़ी सारे कैंडिडेट्स आरआरबी इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो एक ही स्टेट में पोस्टिंग, आपको पूरी जो लाइफ टाइम है आप एक ही स्टेट में रहोगे। और वही आईपीएस आपकी ऑल इंडिया पोस्टिंग हो जाती है, तो आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। आपको होम स्टेट या ये आसपास के स्टेट, मतलब ये सब से आपको उम्मीद नहीं रखनी है। तो चलिए, ये थे कुछ बेसिक डिफरेंसेस। बाकी मेरी सलाह ये है कि अभी आप चारों एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें। जब आपका हो जाएगा तो आप अपने प्रायोरिटी के हिसाब से चुन लेना। बट अभी आप जब सिलेबस सेम ही है तो आप एक ही अटेम्प्ट में क्यों ना चारों एग्जाम्स दे के देखो एक ही तैयारी में। इसलिए मेरी सजेशन ये है कि चारों चारों एग्जाम की तैयारी करें। तो चलिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे तैयारी की, जिससे मेरा आईपीएस क्लर्क में मैंने जनरल कट ऑफ से क्लियर किया और मेरे फर्स्ट प्रेफरेंस पीएनबी जो मैंने चुना था वो मिला मुझे। और आईपीएस पीओ में थोड़ा सा इंटरव्यू मेरा डाउन हो गया, इसके चलते थोड़ी प्रेफरेंस मेरी कम हो गई और मुझे सेंट्रल बैंक मिला। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी स्ट्रेटेजी के साथ। तो स्ट्रेटेजी कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहने वाली है आरआरबी से। सबसे पहले मैं जल्दी से पैटर्न बता दूं। तो प्रीलिम्स में आपके 3 सब्जेक्ट रहेंगे, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स। 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के और 35 रीजनिंग क्वांट्स। उतने ही मार्क्स और ड्यूरेशन सबके 20 मिनट सेशनल टाइमिंग रहता है। और टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 1 घंटा। यहीं पे आपका एक खास डिफरेंस दिखेगा आरआरबी से कि आपका इंग्लिश ऐड हो गई है प्रीलिम्स में। मेंस की स्ट्रेटजी में ये आप देख सकते हैं, आईपीएस पीओ मेंस का एग्जाम पैटर्न है। रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट्स, जीए वही चारों सब्जेक्ट रहेंगे। आप क्वेश्चन और मार्क्स देख लीजिए। और आपका टोटल 3 घंटे का पेपर होता है पीओ का, और क्लर्क का आपका थोड़ा कम रहेगा। तो 155 क्वेश्चन 200 मार्क्स। यह पीओ का है। आप क्लर्क का भी यही 4 सब्जेक्ट रहेंगे, बस क्वेश्चंस का थोड़ा नंबर वैरी करेंगे और मार्क्स भी। इतना है कि सेक्शनल कट ऑफ सब में है। तो मेन बात यह है कि आपको तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले आपको स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले तो मैंने जो आरआरबी के लिए बताया था वो कि आपको न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू कर देना है। कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर उठा के
आपको एडिटोरियल या जो भी आपका जो फेवरेट सेक्शन रहता है ये न्यूज़पेपर में, आप वो डेली 1 घंटा पढ़ें। आप बुक भी पढ़ सकते हो, बट न्यूज़पेपर थोड़ी ज़्यादा सूट करेगी आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन के लिए, क्योंकि आपको बुक्स में आपको पहले से आप आइडिया लगा रहता है कि आपको मतलब किस टाइप की बुक आप पढ़ रहे हो, बट न्यूज़पेपर में आपको उतना आपको आइडिया नहीं रहता है, और आरसी में भी आपको पहले से आइडिया नहीं रहेगा एग्ज़ाम में, तो इसलिए आप न्यूज़पेपर ही ज़्यादा प्रेफर करें। इसके अलावा जो कैलकुलेशन है, आपको टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स और फ्रैक्शन, तो परसेंटेज कन्वर्सन जो मैंने आरआरबी के वीडियो में बताई थी, ये वाली आप देख सकते हैं। स्क्वायर सब तो 30 और क्यू सब तो 50, मतलब आपकी जितनी मैंने 15 तक स्टार्ट किया था, फिर मैंने उसे 20 तक बढ़ा दिया, तो जितना आप कर पाएँ, ऐसे कोई लिमिट नहीं है आपको 15-20 तक ही करनी है, आप 25-30 तक भी जा सकते हैं। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्सन, क्योंकि ये सब करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको लगेगा कि ये बहुत छोटी मोटी चीज़ है, इससे आपको कैलकुलेशन स्पीड इतनी तेज़ हो जाएगी कि आपको अगर खुद विश्वास नहीं होगा कि आप कैसे एक क्लरिकल पेपर को आप 100 में से आप 1 घंटा में 90 अटेम्प्ट्स कर दोगे, और भरपूर और पूरी एक्यूरेसी के साथ। मैंने इसी से स्टार्ट किया, और मैंने IBPS क्लर्क का जो पेपर था उससे मैंने 92 अटेम्प्ट्स किए थे, जिसमें मेरा स्कोर आया था 89। तो अब कैलकुलेशन आपको इसी सब से हेल्प मिलेगी, आपको बेसिक से। अगर आपको स्क्वायर्स याद है, मल्टीप्लिकेशन ये सब याद है, और इस साथ साथ आप क्या कर सकते हो, आप हर दिन का डेली का आधा घंटा आप कैलकुलेशन का दोगे। मतलब आप कुछ भी अपने मन से जो भी, जैसे आप दिमाग में दो नंबर्स लोगे, कैलकुलेट करो, डिवाइड करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, और उससे क्या है कि आपका कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी। आप ये छोटी छोटी तरीके हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है। मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ आपको। अगर आप ये करने लगोगे अभी से, और आप 3-4 महीने बाद आपको रिजल्ट साफ दिखने लगेगी, आपको अटेम्प्ट्स, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सबका क्लियर रहता है, बस वही है कि स्पीड जिसका ज़्यादा रहेगा और क्लरिकल पेपर में तो स्पीड की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। आप IBPS क्लर्क के पेपर में आप 100 में 75-80 अटेम्प्ट्स करके आओगे, तो आपका अच्छा अटेम्प्ट होने के बाद भी आपका पेपर मोस्ट वैल्यू छूट जाएगा, क्योंकि कट ऑफ 80 के अराउंड 75-80 के अराउंड तो कट ऑफ ही जाती है। और हमारे टाइम पे तो कट ऑफ 85 आसपास चली गई थी। मतलब मेरा 89 लाने के बाद भी मैंने 6 नंबर से ही कट ऑफ पार किया था। तो आप इसी से आइडिया लगा सकते हो कि आपको किस कदर स्पीड की ज़रूरत है। तो चलिए, स्पीड के लिए आपको इसी से शुरू करनी है। बाकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। रीजनिंग की स्ट्रेटेजी जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, आपको पजल्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, पजल्स, क्योंकि प्री में भी 15-20 नंबर की पजल्स आएगी, और मेंस में भी 20 से 25 नंबर की पजल्स आएगी। तो अब जो सबसे मार्क्स स्कोरिंग है, सबसे ज़्यादा मार्क्स दे रहेंगे, वो उस पर वो खास ध्यान देना है। फिर उसके बाद ये देखिए, पजल्स में आपको प्री लेवल, मेंस लेवल दोनों की तैयारी करनी है। फिर उसके बाद आपको ब्लड रिलेशन पे आना है, फिर सिलोगिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग और डायरेक्शन डिस्टेंस। बाकी क्योंकि ये सब करके ही आप प्री में आराम से 25+ ले आओगे रीजनिंग में। तो आपको कैसे करना है, तो आप यूट्यूब से करना चाहोगे तो अड्डा की जो चैनल है, जिसमें सौरभ सर रीजनिंग पढ़ाते हैं, तो मैंने उन्हीं को फॉलो किया था बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए। और फिर अंकुश लांबा सर के जो बैंकिंग क्रॉनिकल में उनकी मेन ये पजल्स की प्लेलिस्ट है, मैंने उससे प्रैक्टिस की थी। तो आप ये इसको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज़ बुक भी आप ले सकते हो, अरिहंत या किरण पब्लिकेशन की। लेकिन वही है कि आपको कॉन्सेप्ट सीखने के बाद प्रैक्टिस जम के करनी होगी, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। क्योंकि पजल्स में मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे 30 मिनट्स लगते थे, और वही एग्ज़ाम आते वही पजल मेरे 1 से 1.5 मिनट बन रहे थे। तो वो स्पीड आपको चाहिए, खासकर IBPS क्लर्क में। PO में भी आपको स्पीड चाहिए, क्योंकि लेवल तो ऊपर हो जाता है ना, इसलिए आपको स्पीड चाहिए, तभी आप 100 में से एटलीस्ट 65-70 आप अटैम्प्ट कर सकते हो। मेंस की अगर हम बात कर लें तो मशीन इनपुट आउटपुट ऐड हो जाती है, सिलेबस वही रहता है प्री का, बस जो ऐड हो जाती है वो मैं बता रहा हूँ। मशीन इनपुट आउटपुट, क्रिटिकल रीजनिंग, जिसमें कोर्स ऑफ एक्शन, अरेंजिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये सब में काफ़ी डाउट रहता है, क्योंकि आपको सारे ऑप्शन सही लगते हैं। तो इसके लिए मेरिट साइन की प्लेलिस्ट है यूट्यूब में, काफ़ी अच्छी प्लेलिस्ट है,
आप ज़रूर उससे करें। आपको कन्फर्म बता रहा हूँ काफ़ी हेल्प मिलेगा। बट अभी आप मत कीजिएगा, अभी आप प्री की पूरा फोकस कीजिए। सबसे पहले तो आप एक डेली टू डू लिस्ट बनाइए। कैसे बनानी है, अगर वो आपको डाउट है तो मैंने अपने चैनल पे उसका भी वीडियो अपलोड कर रखा है कि मेरी प्लानिंग क्या थी और कैसे मैं डेली की स्ट्रैटेजी बना के पढ़ता था। आपको एक रात पहले ही बना लेनी है कि अगला दिन आपको क्या करना है। और आपका रूटीन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6 से 7 आपको ये करना है, 9 से 10 ऐसा, तो वो कभी फॉलो ही नहीं होगी। पहले आपको इतना करना है कि मुझे इतने घंटे ये करना है, मुझे इतना टाइम इसको देना है। आप उस तरह की स्ट्रैटेजी बनाएं। बाकी आप टाइम मैनेजमेंट आपको खुद से ही करनी होगी, ठीक है। तो सबसे टू डू लिस्ट आज ही बना लें। अब आते हैं हम लोग इंग्लिश जो आरआरबी में नहीं रहती, प्री में, लेकिन यहाँ पे आती है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बात किया, रीडिंग कम्प्रीहेंशन के लिए आपको न्यूज़पेपर रीडिंग तो करनी ही मस्ट है, डेली 1 घंटा। इससे आप खुद देखिएगा, अगर अभी आप आरसी सॉल्व कीजिए और 3 महीने बाद डेली 1 घंटे की न्यूज़पेपर रीडिंग करके आप देखिएगा, आपको अंतर साफ पता चलेगा। तो मैं डेली सुबह, और प्रेफरेबली सुबह ही कीजिए, क्योंकि मैं डेली सुबह 1 घंटे न्यूज़पेपर रीडिंग करता था। और उसके अलावा ग्रामर में मैंने वैसे 120 रूल्स ऑफ ग्रामर से जो निमिषा बंसल की मैम है उससे कर लिया था, क्योंकि बुक पढ़ने की मुझे उतनी मन नहीं थी। और बैंक एग्जाम्स में ग्रामर बहुत ज़्यादा डिटेल में आती भी नहीं है, बस आपको सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, प्रोनाउन, एडवर्स, टेंस ये सब तो देख लेना होता है, इसलिए मैंने बुक नहीं पढ़ा। और फिर भी मेरे ग्रामर में अच्छे नंबर आते थे। इंग्लिश में मैंने कुछ अपने स्कोर कार्ड शेयर किए, आप देख सकते हो चैनल पे। मैं 40 में 30+ तो आराम से आ जाते थे। तो इसलिए मुझे बुक पढ़ना उतना फ़ायदेमंद नहीं लगा, बट आप चाहो तो पढ़ सकते हो। हाँ, और ये वोकैब, अगर आपको बुक पढ़ना है तो यहाँ पे बुक पढ़िएगा कि वर्ड पावर मेड इजी। ये जो नॉर्मन लेविस की बुक है, इसकी एक वीडियो लेक्चर भी है यूट्यूब में। मैंने ऑफकोर्स उसी से किया था, मैंने इसकी बुक नहीं ली थी, बट अभी आपके पास टाइम है तो आप इसको ले सकते हो, क्योंकि मुझे इसके बारे में बहुत बाद में पता चला था, तो इसलिए। बट अभी आपके पास टाइम है तो आप इसको ज़रूर लें। वर्ड पावर मेड इजी, आपकी वोकैब इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको हर वर्ड्स का पढ़ के ही आप उसकी मीनिंग का आइडिया लगा लोगे। फिर पैराजम्बल्स मैंने निमिषा बंसल मैम के से ही किया था। और फिर आपको प्रैक्टिस करनी है हर वीकेंड पे आप अपना शेड्यूल इस तरह से बनाएं कि वीक डे में प्रैक्टिस, और हर वीकेंड में आप क्विजेस, मॉक्स लगाएं। प्रीवियस ईयर पेपर लगाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसे ट्रेंड क्या चल रहा है यूपीएस में अभी। तो इसलिए ये सब आपको वीक डे में प्रैक्टिस करनी है और फिर उसके बाद मॉक्स लगानी है। इसके अलावा मेंस में डिस्क्रिप्टिव आती है पीओ में, तो उसके बारे में उसमें एक ऐसे और एक लेटर आती है, तो उसके बारे में आपको अभी टेंशन नहीं लेना है, वो जब प्री क्लियर कर लोगे उसके बाद भी कर सकते हो। इसलिए अभी आपका पूरा फोकस प्री में ही होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में आते हैं एक और मेन सब्जेक्ट पे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। प्रीलिम्स में इसके 35 क्वेश्चन आते हैं दोनों में, क्लर्क पीओ। इसमें स्पीड मैथ्स की वेटेज देखिए, इसी की मैं बात कर रहा था। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डीआईसी, ये सब में आपको जो अरिथमेटिक है, ये सब में आपको कैलकुलेशन की काफ़ी यूज़ रहेगी। तो आप जितना स्पीड कैलकुलेट कर पाओगे उतना आप एक अपर हैंड ले लोगे बाकी कैंडिडेट से। तो इसलिए जैसे मैं मैथ्स में मेरे 35 में से 30+ अटेम्प्ट रहते थे, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन स्पीड काफ़ी मैंने अपने बढ़ा लिया था। तो आपको कैसे बढ़ाना है, तो वही जो मैंने बेसिक तरीके से बताया, आप उसी से बढ़ा सकते हो। बाकी सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो स्पीड मैथ्स का टॉपिक है, इससे 15 नंबर एटलीस्ट आना ही आना है। और अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप 5 मिनट में इस 15 नंबर को आप सॉल्व कर सकते हो। फिर बाकी टाइम आप डीआई और अरिथमेटिक को दे सकते हो। और डीआई इसमें बहुत सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है डीआई, और क्योंकि डीआई में आपके 10 नंबर की डीआई आती है प्री में। अरिथमेटिक में भी आप स्टार्ट कीजिएगा रेशियो प्रोपोर्शंस, क्योंकि वो डीआई में भी आ जाती है और काफ़ी उससे क्वेश्चंस डिराइव भी होते हैं। तो इसलिए, और बाकी प्रॉफिट लॉस करना आपको सब है, बट आप स्टार्ट कीजिएगा रेशियो प्रोपोर्शन से।
करना कैसे है, तो राकेश यादव की क्लास नोट्स आती है, अरिहंत या एस के वर्मा की बुक आती है, आशीष अरोड़ा की भी बुक सर की बुक आती है, और उनकी चैनल भी है स्टडीफाइड, जहाँ से मैंने किया था। अब वहाँ से भी आप वहाँ से भी उनको फॉलो कर सकते हैं। मैंने उन्हीं से किया था, और उनकी जो ट्रिक्स है और उनका लेवल है वो काफ़ी अच्छा है। पीओ के लिए तो आपको उनको फॉलो करना ही चाहिए। बाकी मेंस के लिए जब मेंस की तैयारी करना स्टार्ट करोगे, अभी आपको मेंस नहीं करना है, फिर भी उस टाइम आपको टफ एंड हाई लेवल क्वेश्चन बनाने होंगे। आपको उस टाइम स्पीड से ज़्यादा आपका ध्यान रहना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के ऊपर, और दो तीन टॉपिक्स कंबाइंड मिलेंगे आपको एक क्वेश्चन में, और डीआई भी हाई लेवल की हो जाएगी। तो उसमें बस यही कि आपको प्रैक्टिस कांस्टेंट रखना है, बट वो बात की बात है। अभी आप प्री पे ही फोकस कीजिएगा, प्री, और जितना आपका स्पीड आप बढ़ा पाएँ। आते हैं हमारे चौथे सेक्शन, जनरल अवेयरनेस। इसको मैंने लास्ट में इसलिए बताया क्योंकि मैं भी इसको लास्ट में ही करता था, क्योंकि इसमें मेरे ज़्यादा नंबर उठते नहीं थे, बट फिर भी सेक्शनल तो क्लियर करना है ना, तो इसको आपको करनी होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको जो डेली न्यूज़ है, आरबीआई से रिलेटेड, पीएसबीज, जो भी बैंकिंग न्यूज़, वो सब करनी है। आप सोर्सेस बहुत सारे हैं, आप कहीं से भी करो। अफेयर्स क्लाउड की मंथली पेड पीडीएफ आती है, वो डिटेल रहेगी, 300-400 पेज की रहती है। और अभी वही सारे लोग उसी को प्रिस्क्राइब भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी पिछले 2 साल से, हमारे टाइम से ही, जो मेंस का जो जीए था वो मतलब एक बहुत ही हाई लेवल स्टेटमेंट बेस्ड आ रही है। तो आपको पूरा, आप जब तक थोरोली नहीं पढ़ोगे, आप उसका आंसर नहीं कर पाओगे। अभी वन लाइनर से करके आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। वैसे मैंने अड्डा की मंथली हिंदी रिव्यू की थी, और अफेयर्स क्लाउड की मंथली 100 MCQs की पीडीएफ आती है, उसमें मैं प्रैक्टिस कर लेता था। बाकी इसी से आराम से मतलब 10 नंबर जीए से उठ जाते थे। बाकी मेरा जो मेन मार्क्स था वो बाकी 3, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स। और फिर लास्ट में आप वीडियो रिवीजन कर लोगे जब आपका एग्ज़ाम आ रहा होगा, मैराथन जो आती है, मैराथन वीडियो, वो सब। तो करंट अफेयर्स सब आपको यदि पढ़ना है, आप बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि नोट्स बनाए कि नहीं। तो देखिए, नोट्स बनाओगे तो आपका एक तरह से टाइम फालतू भी जाएगा, क्योंकि आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ोगे, डेली नोट्स बनाओगे, आपके नोट्स बन के काफ़ी मोटी हो जाएगी। फिर आपको उसको 2-3 बार रिवाइज़ भी करना है। तो आप बना सकते हो, आपकी इच्छा है। और नहीं तो आप पीडीएफ को भी, जो पीडीएफ से पढ़ रहे हो उसको आप, उस पर आप जो मेन पॉइंट्स उसको अंडरलाइन कर सकते हो, तो ताकि आप रिवीजन करते टाइम वही मेन पॉइंट्स का आप पढ़ोगे। आपको लास्ट 6 मंथ्स यानी मार्च से आपको शुरू कर देनी है करंट अफेयर की। मार्च की पीडीएफ अभी लास्ट में आएगी, तो आप मार्च के लास्ट में आप शुरू कर दोगे। स्टैटिक जीके, जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो स्टैटिक जीके है वो आती है। और उसके बाद अदर्स जो स्टेट्स या ऑर्बिटरीज, ये सब, वो सारी आपके एक ही वो अड्डा ऑलिव बोर्ड की पीडीएफ आती है, बोर्ड। तो आपकी जो बेस्ट लगे आप उसे कर सकते हो, उसमें सब कुछ रहता है, स्ट्रैटेजी के, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, एक ही पीडीएफ आप सब कर लोगे। अच्छा, ये कुछ मैंने मतलब जो टॉपिक्स है वो आपको अरेंज कर दिए कि इम्पोर्टेंस वाइज। सबसे पहले आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस करना है, फिर उसके बाद नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़, फिर डिफेंस न्यूज़, अपॉइंटमेंट्स, फंड्स, स्कीम्स एंड एग्रीमेंट्स, रैंक्स इंडेक्स, प्रेडिक्शन और इंपॉर्टेंट डेज, और उसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स। तो ये हो गई सारी स्ट्रेटेजी कि आपको कैसे कैसे करनी है। तो अभी आपको क्या करना है, आइए अपने सोर्सेस फाइनलाइज कर लें, और एक स्ट्रेटेजी टू डू लिस्ट बना लें, और मैंने जो कैलकुलेशन के जो ट्रिक्स बताए थे और न्यूज़पेपर रीडिंग वो सब शुरू कर दें। और जो स्ट्रेटेजी, जो सोर्सेज आपने फाइनलाइज किए थे, उसको आप पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। और क्योंकि अभी से आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि एक बार आपको जब एग्जाम से डेट सामने आ जाएगी, यानी अगस्त, तो आपको प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलेगी। इस टाइम आपको बस रिवीजन करना है। हाँ, और साथ ही साथ आप जीके का 1 घंटा आप जीए को ज़रूर दें डेली, 1 से 1.5 घंटा जो भी आप दे पाएँ, क्योंकि जीए इम्पॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और मेंस के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए अभी से लगे रहे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि मैंने काफ़ी आपके डाउट्स क्लियर किए होंगे और आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी बताई होगी। तो चलिए लग जाइए आप प्रिपरेशन पे, और कोई भी डाउट्स होगी आप मुझे कमेंट पे ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।